वेलकम टू सिविल्स फोड़ो। आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज के अंदर हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। हिस्ट्री का पीवाईक्यू। इसके पहले हमने इकोनॉमी देखा है, उसके कई सारे चैप्टर्स हुए, 8 वीडियोस वर देयर। अभी हम फिर से इकोनॉमी के बाद अब हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, बिकॉज अब ये सर्कल में चलते रहता है ताकि बाकी सारे चैप्टर्स भी कवर किए जा सके, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी कवर किए जा सके। सो हमने अभी लास्ट किया था इकोनॉमी, उसके अंदर 8 वीडियोस थे, राइट। 4-5 चैप्टर्स ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया। दैट वाज वेरी क्विक, क्योंकि इसमें इकोनॉमी में मोस्टली क्वेश्चंस आर कॉन्सेप्ट बेस्ड, तो बहुत क्विक जाता है। और हिस्ट्री में क्या है कि हिस्ट्री में दिस इज फैक्ट्स। ठीक है, हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं, बट प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते, क्योंकि प्रीलिम्स में पूछने का स्कोप ही नहीं रहता। सो मेंस में वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फैक्ट्स वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हिस्ट्री में। इकोनॉमी में आपको कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ज्योग्राफी में क्वेश्चन वाले कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, बट हिस्ट्री में फैक्ट्स वाले। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं पेजेंट मूवमेंट्स। पेजेंट मूवमेंट्स का मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट, राइट। पेजेंट मूवमेंट। सो ब्रिटिश जब आते हैं इंडिया में, सो दे एंटर्ड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, ऐसा हमें बताया जाता है। फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, आई डू नॉट बिलीव इन दिस। ठीक है, वो ट्रेड के लिए सिर्फ आते हैं ऐसा बताया जाता है, बट फाइनली वो यहाँ पे रूल करने लगते हैं इंडिया में, राइट। दे स्टार्टेड रूलिंग अस। सो जब वो स्टार्ट करते हैं रूल करना, तो इंडिया में बहुत सारे लेयर्स हैं सोसाइटी के अंदर। ठीक है, सबसे पहले ऊपर, जो सबसे ऊपर होगा वो कोई किंग रूल कर रहा होगा। ठीक है, तो किंग को डिफीट करना जरूरी है, क्योंकि किंग ही सारे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, सारा जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट करता है। सो किंग इज द हेड। तो किंग को डिफीट करना इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। जब किंग को आप डिफीट कर लेते हैं, स्टिल आपको रेसिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, क्योंकि किंग के गिरने के बाद ऐसा नहीं है कि किंग के गिरते ही, किंग के मरते ही या उसका जो राज्य है, जो किंग का, क्योंकि ब्रिटिश ने एक स्टेट स्टैब्लिश किया, उसके पहले ऑलरेडी स्टेट्स थे। ठीक है, जो किंगडम्स हैं वो स्टेट्स ही हैं। सो जब वो स्टेट कोलैप्स होता है, देन ब्रिटिश को फर्दर अब रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा, और बहुत सारे रेसिस्टेंस होंगे, जिसमें से एक होगा पेजेंट। ठीक है, पेजेंट रेसिस्टेंस। अब ये सबसे पहला रेसिस्टेंस होगा, बाकी सारे रेसिस्टेंस तो आएंगे ही, लेकिन ये सबसे पहला होगा। नाउ पेजेंट रेसिस्टेंस की खास बात, एक तो मैं ये बता दूं सबसे पहले कि एक तो होगा पेजेंट। ठीक है, उसके बाद इसी में पेजेंट यानी कि फार्मर्स, पेजेंट यानी कि फार्मर्स। दूसरा होगा ट्राइबल। ठीक है, ट्राइबल्स, क्योंकि जो इंडियन सोसाइटी है उसके अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है। पेजेंट्स हैं, वो खेती करते हैं, दे आर फार्मिंग। ठीक है, तो यहाँ से ये टैक्स देते हैं, तो यहाँ से ये एक रेवेन्यू का सोर्स है। ब्रिटिश को क्या चाहिए, हर जगह से रेवेन्यू चाहिए, ताकि उसके स्टेट का जो टैक्स कलेक्शन है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो बढ़ सके, तभी उसको एक्सट्रैक्ट करके वो ब्रिटिश लेके जा सकता है या फिर किसी और पर्पस में यूज कर सकता है, राइट। सो पेजेंट्स होंगे उसमें सबसे पहले, फिर होंगे ट्राइबल्स, क्योंकि ट्राइबल्स को भी वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगला जो नंबर है पेजेंट्स के बाद वो ट्राइबल्स है। ट्राइबल्स के साथ इसलिए उनकी भिड़ंत हो जाती है, बिकॉज ट्राइबल्स वर कंट्रोलिंग, पेजेंट्स वर कंट्रोलिंग द लैंड। ठीक है, तो लैंड को अगर एक्सप्लॉइट करना है, तो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा, क्योंकि लैंड को डायरेक्टली आप एक्सप्लॉइट कैसे करोगे, ब्रिटिश आकर मिट्टी थोड़े खाएंगे। पेजेंट्स उस पे, फार्मर्स उस पे खेती करेंगे और उससे रेवेन्यू निकाल के देंगे ब्रिटिश को। ठीक है, तो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करना जरूरी था, इसलिए फार्मिंग कम्युनिटी जो है वो एक्सप्लॉइट होगी। फिर ट्राइबल्स होंगे। ट्राइबल्स क्योंकि फॉरेस्ट पे कब्जा करते हैं, वो वहीं रहते हैं और फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स हैं। सो फॉरेस्ट पे जो रूल है वो ट्राइबल्स का है। सो ट्राइबल्स को फिर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, एंड ट्राइबल्स भी रेसिस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी रेसिस्टेंस होगी, राइट। पेजेंट के रेसिस्टेंस होंगे। देन वर्किंग क्लास है, जो ट्रेड्स है, क्राफ्टमैनशिप है। ठीक है, जो क्राफ्टमैनशिप है, उनको भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो ट्रेड करने आते हैं, तो ट्रेड पे भी तो कब्जा होना चाहिए इनका। इनको चीप मटेरियल चाहिए या फिर चीप रॉ मटेरियल चाहिए, प्लस उनका अपना सामान बेचना है, बिकॉज ब्रिटिश जो है वो यूरोप वाज गोइंग थ्रू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। सो वहाँ से जो चीप प्रोडक्ट वो बनाएंगे, उसको बेचेंगे कहाँ, राइट। सो उसके लिए इनका मार्केट चाहिए, और मार्केट पे यहाँ के क्राफ्ट्समैन का जो लोकल बिजनेस है, उनका स्ट्रांग होल्ड है। तो फिर इनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, तो फिर इनके तरफ से होगा रिवोल्ट। ठीक है, उसके बाद बाद में आएंगे इंटेलिजेंशिया।
ठीक है, ये तो बाद में आएंगे पढ़े लिखे लोग, इनका तो पहले है भी नहीं रोल, दे कम वेरी लेट। ठीक है, ये बाद में आएंगे। उसके बाद जो लैंडलॉर्ड्स हैं, क्योंकि उनकी जमींदारी चली जाती है, तो देन दे स्टार्ट पुशिंग ब्रिटिश। तो ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं इंडियन सोसाइटी में जो ब्रिटिश को एक पुश बैक देंगे, और उसी को हम अलग अलग हेड के अंदर पढ़ते हैं, अंदर वेरियस रूब्रिक्स, और उसी को हम अलग अलग नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें एक पेजेंट रिवोल्ट होगा, ट्राइबल मूवमेंट होगा, राइट, देन क्राफ्टमैनशिप का होगा, इंटेलिजेंशिया का होगा, स्टूडेंट्स का होगा, फिर और भी डिवाइड कर सकते हो, ऐसे बढ़ते जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे सेक्शंस बनेंगे जो ब्रिटिश को अपोज करेंगे। और लास्ट में जो इंटेलिजेंशिया है, वो थ्रू प्रेस के मीडियम से, फिर रिवोल्यूशनरीज आएंगे जिसमें यंग स्टूडेंट्स आएंगे, ये जैसे जैसे वो समझने लगते हैं ब्रिटिश को, वैसे वैसे उनका जो रेसिस्टेंस है वो ग्रो करते जाता है, राइट। सो आज हम उन्हीं के बीच में से सिर्फ एक पेजेंट मूवमेंट पे ध्यान देंगे और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एंड द फर्स्ट क्वेश्चन विल सी। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, the first question is, in which one of the following revolts did the Koya and Konda tribal chiefs rise against the local overlords from a Mansabdar family? Mansabdar family, ठीक है, Mansabdar family से राइज करेगा कोंडा एंड ट्राइबल चीफ्स राइज अगेंस्ट द लोकल ओवरलॉर्ड्स फ्रॉम ए मनसबदार फैमिली, यानी मनसबदारी के अगेंस्ट फाइट होगी। अब मनसबदारी आपको पता है कि ब्रिटिश ने तो लाया नहीं था, लेकिन जब एक बार उसके पहले लगा दी गई थी, ठीक है, तो ब्रिटिश इसका फायदा उठाने लगे थे, क्योंकि ब्रिटिश ने जो इंडिया का जो कब्जा लिया, वो एक्चुअली उन्होंने मराठा से लिया था, पर जो मुगल ने जो इस्टेब्लिश किया था एक रूल, उसी का पार्ट है मनसबदारी, तो मनसबदारी का वो फायदा उठाएंगे। तो मनसबदारी के अगेंस्ट कुछ लोग फाइट करेंगे, कोंडा एंड कोया ट्राइब, ठीक है, अगेन ये ट्राइब चीफ्स हैं जो ये फाइट करेंगे। और इसमें इसका नाम है रामपा रिबेलियन, लेकिन रामपा रिबेलियन इन्होंने दो ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, एक तो 1879-80 का और एक 92-24 का। और मेजॉरिटी लोग इसमें गलत करते हैं, क्योंकि दे थिंक कि रामपा रिबेलियन वो यही सिर्फ पढ़ते हैं, मेजॉरिटी जो है हम पढ़ाई जो करते हैं उसमें रामपा रिबेलियन के नाम पे हम सिर्फ यही पढ़ते हैं, 1922-24 वाला। बट द पॉइंट इज कि उसके पहले भी रामपा रिबेलियन हो चुका है 1979-80 में, राइट, और उस समय मनसबदारी के अगेंस्ट होता है। यहाँ पे सीताराम राजू, अलूरी सीताराम राजू, ठीक है, वो इसके लीडर हैं, इसके 1922-24 के। इसके लीडर अलग हैं, इसके लीडर है कोंडा एंड कोया ट्राइब्स, ठीक है। सो ये दोनों अलग है, और ये होता है मनसबदारी के अगेंस्ट, ये मनसबदारी के अगेंस्ट नहीं है। सो ये है रामपा रिबेलियन 22-24 का, जिसमें जिसको मान्यम रिबेलियन भी कहते हैं। लीडर इसका अलूरी सीताराम राजू है, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश के एरिया में है, राइट, और मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर आता था, अगेंस्ट ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉ, ब्रिटिश के फॉरेस्ट लॉ के अगेंस्ट होता है, ठीक है। तो ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है, इसलिए बहुत सारे लोग इसका सी आंसर लगाते हैं, बट द आंसर सी इज रॉन्ग। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किताब में भी जहाँ पे वो क्वेश्चन है, उसके अंदर भी उन्होंने सी आंसर ही दिया है, एंड द सी आंसर इज रॉन्ग, राइट। आप देखो कैसे, प्राइमरी ये दोनों है 79 और 80 वाला, और 22-24 वाला, ठीक है, कि 19th सेंचुरी का है और ये 20th सेंचुरी का है, राइट। अब इसमें देखो प्राइमरी कॉज क्या है, ऑपरेशन बाय लोकल मनसबदार लैंडलॉर्ड एंड न्यू टैक्सेस ऑन टॉडी टैपिंग पाम वाइन, जिसको ताड़ी कहते हैं हम लोग गांव में, और यहाँ पे टॉडी वाइन कहते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। ओके, सो टॉडी टैपिंग के अगेंस्ट होता है ये, और ये जो है ब्रिटिश फोर्सेस एक्ट्स बैन ट्रेडिशनल पोडू शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये 1992 1922-24 वाला, जिसमें सीताराम राजू उसके लीडर हैं, लेड बाय मुत्तादर्स लाइक तोमा दोरा, ठीक है, ये इसके लीडर्स हैं, एंड लेड बाय रेवोल्यूशनरी अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है। लोकल मनसबदार एंड द ब्रिटिश पुलिस हु प्रोटेक्टेड हिम, मेन टारगेट लोकल मनसबदार, क्योंकि
मनसबदारी से ब्रिटिश को फायदा होता था, तो ऑब्वियसली लोगों को लगा कि मनसबदारी से ब्रिटिश को फायदा है तो ब्रिटिश मस्ट बी ऑन द साइड ऑफ मनसबदार्स, तो ब्रिटिश के अगेंस्ट भी फाइट होगी। ठीक है, सो इसलिए ये ब्रिटिश के अगेंस्ट भी होगा। ब्रिटिश राज एंड देयर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज, क्योंकि फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करना ही है, फॉरेस्ट में बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। ठीक है, तो उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए हमें ब्रिटिश को चाहिए कि वो फॉरेस्ट पे कब्जा करे और फिर वो भिड़ेंगे ट्राइबल से। ठीक है, spontaneous localized tribal uprising, organized guerrilla warfare inspired by non cooperation movement। ठीक है, सो 90 टू 94 का टाइम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, और इनको काफी हेल्प भी मिलता है। राइट, सो ये है हमारा मेन आंसर, जो सही आंसर है 7980 वाला आंसर है। 20 टू 24 वाला आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। Consider the following statements. In the 19th century, peasants in various parts of India rose in revolt against moneylenders and grain dealers. अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसको मेटा क्वेश्चंस कहा जाता है। अब ये क्या है, इन्होंने काफी जनरलाइज कर दिया है, किसी एक टॉपिक पे सवाल पूछा ही नहीं, मतलब किसी एक जगह पिन पॉइंट नहीं कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, 19th सेंचुरी में peasants in various parts of India rose in revolt against moneylenders and grain dealers. That is true. इसमें तो कोई गलत बात ही नहीं, बहुत सारे रिवोल्ट होते हैं। इन 1875 अ विलेज सूपा इन मूना, सॉरी पूना, सूपा इन पूना डिस्ट्रिक्ट इन द बॉम्बे डेक्कन, 1875 की हो रही, तो डेक्कन राइट्स की बात हो रही है। पेजेंट्स अटैक शॉपकीपर्स, बर्न द बही खाता यानी कि अकाउंट बुक्स। ठीक है, लूटेड ग्रेन शॉप्स एंड सेट फायर टू द हाउस ऑफ शाहूकार्स, शाहूकार यानी कि बिजनेसमैन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये डेक्कन राइट्स के टाइम पे ये होता है, क्योंकि उस समय राइट्स के टाइम पे जब भी राइट्स होंगे, तो देखो जब भी जिन लोगों ने लोन ले रखा है, उधार ले रखा है, वो चाहेंगे कि हमारा जितना भी उधार का जो हिसाब किताब है वो खत्म हो जाए, ताकि फिर से हमें कोई मांगे ना। तो ये होगा, राइट, सो खई बही खाता जला दिया जाएगा, और ये भी तो सही है, यानी कि दोनों ही सही है। तो ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ही ब्रॉड होते हैं, इनका पर्सपेक्टिव काफी ब्रॉड होता है। यहाँ पे आप देखो तो इन्होंने 19th सेंचुरी के सारे रिवोल्ट्स को एक साथ किया है, विच इज ट्रू, और ये भी सही है, और सीडीएस में पूछा गया, और ये अच्छा सवाल है एक। ठीक है, द आंसर इज सी, बोथ। इसी में जो डेक्कन राइट्स होते हैं उसी का रिजल्ट होता है कि ब्रिटिश पास्ट डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट 1879, जिसमें क्या था, इसके ऊपर भी एक सवाल है इसी के ऊपर, ठीक, कि जो लोग गरीब हैं, मतलब जो पैसा नहीं चुका पा रहे, उनकी जमीन कोई खरीद लेता था। तो अभी दे मेड अ रूल कि अभी उनकी जमीन कोई नहीं खरीदेगा। राइट, सो इनको उनको एक सेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द भील सेवा मंडल इन 1922। ठीक है, भील सेवा मंडल, भील सेवा मंडल। ठीक है, 1922 में। अब ये क्वेश्चन जो है, ये बहुत ही पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा गया, एक पर्टिकुलर चीज के बारे में पूछा गया। हमने इसके पहला जो क्वेश्चन देखा था, इसके पहले वाला, वो काफी ब्रॉड था। ठीक है, उसके बारे में मतलब आप गेस भी कर सकते थे कि हाँ ऐसा तो हुआ होगा, बहुत सारी चीजें हो रही थी, तो पेजेंट भी रिवोल्ट कर रहे थे, ट्राइबल्स भी कर रहे थे, तो सब कर ही रहे थे, तो मस्ट बी ट्रू। पर यहाँ आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कौन है इसमें से। आंसर इज अमृतलाल विठल दास ठक्कर। ठीक है, जिसको ठक्कर बप्पा भी कहते हैं। ही वॉज फ्रॉम गुजरात, राइट, ही वॉज फ्रॉम गुजरात। और उन्होंने ट्राइबल्स के अपलिफ्टमेंट के लिए काफी काम किया, अपलिफ्टमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल इन गुजरात। ठीक है, उसके बाद ज्वाइन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। अब ज्वाइन उन्होंने किया है, ये भी एक फैक्ट जरूरी है। प्लस ये भी जरूरी है कि किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी स्टार्ट किया था, जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। राइट, ही वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। 1922 में फाउंडेड द भील सेवा मंडल, और 1922 में ये भील सेवा मंडल स्टार्ट करते हैं। अब भील सेवा मंडल आप समझ रहे होंगे कि भील जो ट्राइब्स हैं उनके लिए होगा। राइट, नेक्स्ट पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया उलगुलन, अब देखो ये पूछा गया यूपीएससी 2020 में। राइट, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसने भी मतलब जरा सा भी ठीक ठाक पढ़ाई की है, एक दो बार भी हिस्ट्री रिवाइज अगर किया भी है, ही मस्ट और शी मस्ट नो कि इसका क्या आंसर होगा। सो द क्वेश्चन इज उलगुलन क्या है। ठीक है, उलगुलन ग्रेट ट्यूमुल्ट, ठीक है, जिसको रिवोल्ट भी कहते हैं। राइट, 1857, 1857 में हुआ था। द मपीला रिबेलियन 1921, ये केरला में होता है, जिसको मोपला रिवोल्ट भी कहते हैं।
अब इसको कुछ लोग रिवोल्ट कहते थे पहले, अभी के स्टूडेंट्स इसको मानते हैं कि दिस वाज ए राइट, मोपला राइट, ठीक है, रिवोल्ट नहीं, अगेंस्ट हिंदूज, बहुत सारे हिंदूज को मैसेकर किया गया था। द इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859-60 और बिरसा मुंडा रिवोल्ट ऑफ 1899-1900। ठीक है, तो ये उलगुलन जो है ये बिरसा मुंडा से रिलेटेड है, ठीक है, इसका ये सांथाल का है, ये 1857 में जो हुआ है ये सांथाल रिवोल्यूशन है, ये है बिरसा मुंडा का, बिरसा मुंडा रिवोल्ट ऑफ 1899-1900। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। बिरसा मुंडा जिनको धरती अब्बा भी कहते हैं, ठीक है, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, बिकॉज हो सकता है कभी नाम पूछ ले कि धरती अब्बा किसका नाम है। वैसे स्टेट वाले में आई थिंक बीपीएससी में या फिर कहीं तो ये पूछा है कि बिरसा मुंडा का दूसरा नाम क्या है, राइट, ऐसे पूछते हैं, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उलगुलन जिसको रिवोल्ट भी कहते हैं, मुंडा रिवोल्यूशन भी कहते हैं जिसको, एंड छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इसके बाद पास हुआ 1908 में। ठीक है, तो उसमें हुआ कि जो लोग वहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू में रहते हैं उनके फॉरेस्ट राइट्स होंगे, उनकी जमीन कोई नहीं हड़पेगा, राइट, ये सब चीज़ें उसके अंदर थी। सांथाल में हुआ है 1857-56 में, ये सांथाल वाला है, ठीक है, और जिसमें झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिद्धू एंड कान्हू उसके लीडर हैं, कान्हू मुर्मू, सिद्धू एंड मुर्मू एंड कान्हू मुर्मू, जो कि मुर्मू फैमिली से आते हैं, मतलब संथाल फैमिली, संथाल ट्राइब से आते हैं, संथाल ट्राइब से ही अभी हमारी प्रेसिडेंट भी हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, शी इज ऑल्सो फ्रॉम द सांथाल ट्राइब, राइट, एंड सिद्धू एंड मुर्मू ये भी सांथाल से है। तो सांथाल जो रिवोल्ट कह लो, रिवोल्यूशन कह लो, जैसा भी आप कहना चाहो, दिस वाज 1855-56, 1857 के टाइम पे, पर बिरसा मुंडा का 1899 का टाइम है। अब मोस्टली लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, 1900, ठीक है, ये जो टाइम है इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं, लोगों को लगता है कि बिरसा मुंडा वाज देयर इन 1856-57, ठीक है, संथाल वाले में, बट दैट इज नॉट ट्रू, दिस इज मुंडा, मुंडा रिबेलियन, और ये सांथाल वाला है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही जगह पे होता है बट द ट्राइब्स आर डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी ट्राइबल मूवमेंट्स होते हैं, उसके बारे में हमें समझना है, और ये सारे ट्राइबल मूवमेंट्स क्यों होते हैं, इनके पीछे रीज़न क्या है, ये सब मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही, सेशन के स्टार्ट में ही मैंने बताया है कि क्या उनका रीज़न था, मोटिवेशन क्या है उनका, या फिर क्यों पुश किए गए इतना कि उन्होंने ऐसा करने, ये सब करना स्टार्ट किया। तेभागा मूवमेंट एक होता है जो कि बंगाल के एरिया में होगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल के एरिया में, और ये 1946-50 में होगा, यानी कि आज़ादी के टाइम पे होगा तेभागा मूवमेंट। और ये जमीन में जो रेंट देते हैं उसमें था कि हम 1/3 ही देंगे, पहले आधा देना होता था, देन केम कि हम 1/3 देंगे, ठीक है, जिसमें से कृष्णा विनोद राय, अवनी लाहिरी, सुनील सेन और ये भवरी सेन, ठीक है, मोनी सिंह, ये सारे इसके लीडर्स हैं, बहुत सारे लीडर हैं, तो दो चार का नाम भी तो याद रहना चाहिए। डेक्कन राइट्स होते हैं 1875 में, जिसके बारे में फर्स्ट क्वेश्चन था, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन वाज ऑन डेक्कन राइट्स ओनली, ठीक है। सो पूना जो कि अहमदनगर, शोलापुर एंड सतारा महाराष्ट्र में, ठीक है, अहमदनगर, शोलापुर एंड सतारा, ये वाला एरिया जो है वहाँ पे डेक्कन राइट्स होते हैं। बाबा साहेब एंड देशमुख ये उसके लीडर हैं, ठीक है, बाबा साहेब एंड देशमुख, दीज आर द लीडर्स। अब होता क्यों है, अगेन क्योंकि जो पेजेंट्स हैं उनके, अब देखो कुछ चीज़, एक चीज़ मैं यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहूँगा कि कहीं पे मूवमेंट होगा, कहीं पे राइट्स होंगे, ठीक है, कहीं पे रिबेलियन होगा, कोल रिबेलियन है, कहीं पे रिवोल्ट होगा, ठीक है, तो रिवोल्ट, रिबेलियन, ठीक है, मूवमेंट, ये सब सिमिलर है ऑलमोस्ट, बट राइट्स का मतलब है कि दंगा करना, ठीक है, तो डेक्कन राइट्स है, जब भी ब्रिटिश के अगेंस्ट होगा तो उसको या तो रिवोल्ट या रिबेलियन या मूवमेंट कहा जाएगा, जब भी इंडियन क्लास के अगेंस्ट होगा, जैसे कि जमींदार हो गए, रिबेलियन, सॉरी, जमींदार हो गए, मनसबदार हो गए, ठीक है, तो उनके अगेंस्ट जब होगा, मनी लेंडर्स हो गए, उनके अगेंस्ट जब होगा तो उसको राइट्स कहा जाएगा, ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। सो डेक्कन राइट्स के बारे में हमने देखा। देन कम्स कोल, 1831-32 में होता है, डेक्कन राइट्स 1875 के पास होता है, ठीक है, और मुंडा तेभागा हमने देखा 1946-50 के पास होगा, राइट, संथाल 1855-56 के पास होगा, बुरसा मुंडा, मुंडा रिबेलियन जो है वो, या फिर उलगुलन भी जिसको कहते हैं, वो 1899-1900 के पास होगा, ठीक है। सो ये डेट्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मूवमेंट्स तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ डेट्स भी, क्योंकि हो सकता है आपसे ये कहा जाए कि इनको क्रोनोलॉजी में डालिए, ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। कूका फिर आएगा 1870, 1860, 1870, कूका पंजाब में होगा, ठीक है, पंजाब के एरिया में, सिखिज्म को प्यूरिफाई करने के लिए,
राइट। भगत जवाहर माई यानी सिया साहब और बाबा बालक सिंह, ये दो इसके लीडर हैं, मेन लीडर। ठीक है, भगत भगत जवाहर साई, भगत जवाहर माई, साई नहीं माई है, भगत जवाहर माई सियाई साहब और बाबा बालक सिंह, ये इसके लीडर्स हैं। ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, ये दो नाम। आते हैं नेक्स्ट पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ मूवमेंट रिवोल्ट्स रिबेलियंस राइट्स इन क्रोनोलॉजिकल, अब ये वही क्वेश्चन आ गया। तो सांथाल है, सांथाल हो गया 1857 के पास, 56 57 का पास है, तो 56 लिख लेते हैं, 1856। ठीक है, तेभागा हो गया 1946 से 50 के पास का, डेक्कन 1875। तो क्रोनोलॉजी तो बिगड़ गई भाई। ठीक है, अर्लीस्ट पूछ रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट, तो ये बीच में आना चाहिए था, तो ये नहीं हो सकता। कोल रिबेलियन 1934, 30 लिख देते हैं, संथाल 1856, डेक्कन 1875। अगेन ये उल्टा हो गया, फिर कोल तो बाद में आता है ना काफी। देन संथाल अपराइजिंग 1856, तेभागा 1940, कोल 1930, अगेन ये भी गलत हो गया। देन हाँ, कूका 90, कूका 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 कब का है, 1860, 1860, 1875, 1875 एंड सांथाल 1856। ये तो कोई भी नहीं आ रहा है इसमें। सांथाल हो गया, कोल रिबेलियन, कोल 1830 है क्या कोल का? 1830 इज कोल, नॉट 1930। यस, 1830। ठीक है, 1830, हाँ, तो ये फिर ये सही हो गया, कोई ना कोई तो सही होना ही पड़ेगा। ठीक है, सो ये इस तरीके से सही हो गया। तो डेट्स भी आपको पता होने चाहिए कि कब कब हो रहा है, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज दमिनी को इन राजमहल एरिया। ठीक है, राजमहल एरिया में दमिनी को क्या है, राजमहल एरिया में दमिनी को क्या है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम फीलिंग कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट वाज दमिनी को इन राजमहल एरिया। अब दमिनी को जो एरिया, जो चीज है वो है कि जो छोटा नागपुर का प्लेट्यू है जहाँ पे सांथाल रहते हैं, जहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड दमिनी को। ठीक है, उसी को कहते हैं ये लोग दमिनी को। लार्ज एरिया ऑफ लैंड डिमार्केटेड एंड डिक्लेयर्ड टू बी अ लैंड ऑफ द सांथाल्स। लैंड एरिया ऑफ द पहाड़िया कल्टिवेटेड, नहीं कल्टिवेशन के लिए नहीं, तो ब्रिटिश टेरिटरी ए। ठीक है, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू का एरिया है जहाँ पे सांथाल्स रहते हैं, जिस एरिया को में रहते हैं वो, उसी को दमिनी को कहा जाता है, राइट। सो दमिनी को इज रिलेटेड टू सांथाल्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जयपाल सिंह इज नॉट करेक्ट। जयपाल सिंह, ठीक है, अब जयपाल सिंह के बारे में कौन सही नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जयपाल सिंह है कौन। ठीक है, जयपाल सिंह, सो जयपाल सिंह एक इंसान है झारखंड का, और झारखंड के फॉर्मेशन में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इज ए ट्राइबल, इज ए ट्राइब, झारखंड से हैं, और ही एक्चुअली लेड इंडियन हॉकी टीम, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, फर्स्ट ट्राइबल टू लीड अ हॉकी टीम इन ओलंपिक्स। ठीक है, सो ही वाज देयर, और इन्हीं का डिमांड था कि हमें झारखंड अलग चाहिए सारे ट्राइबल मेजोरिटी ग्रुप के लिए। ठीक है, बिहार से अलग। He was a member of the Constituent Assembly. Yes, he was a member of the Constituent Assembly. And he founded the आदिवासी महासभा, ये भी सही है, उन्होंने आदिवासी महासभा फाउंड किया। He was the captain of the first Indian national hockey team. He was the captain of the first Indian national hockey team. Now this is tricky. He campaigned for a separate state. अब देखो ये भी सही है, लेकिन
अगर आपने ध्यान नहीं दिया, ही वॉज नॉट द कैप्टन ऑफ फर्स्ट इंडियन हॉकी टीम, ही वॉज द फर्स्ट ट्राइबल इंडियन टू लीड अ हॉकी टीम, दैट टू इन द ओलंपिक्स। सो इसलिए ये गलत हो जाएगा, यानी कि यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जयपाल सिंह मुंडा है, जयपाल सिंह मुंडा पूरा नाम है इनका, मुंडा ट्राइब है, रांची के रहने वाले हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये जा चुके हैं फ्रॉम बिहार, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में गए थे। एंड फाउंडेड आदिवासी महासभा इन 1938, 1938 में ये आदिवासी महासभा फाउंड करते हैं टू कार्व आउट ए ट्राइबल मेजोरिटी प्रोविंस झारखंड, यानी कि झारखंड की डिमांड इन्होंने ही रखी। जयपाल सिंह का बड़ा रोल है। हॉकी प्लेयर थे 1928 में, इंडियन कैप्टन, एम्स्टर्डम जाते हैं, फर्स्ट इंडियन ट्राइबल इंडियन, फर्स्ट इंडियन ट्राइबल जो कि टीम को लीड करेंगे, ना कि फर्स्ट इंडियन हॉकी टीम के लीडर हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो जो स्टेटमेंट है यहाँ पे ये बहुत ही, और ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि एक तो आपको ये सारा कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, प्लस उसके साथ साथ इसमें आप मतलब फंस सकते थे कहीं पे भी। ही वॉज द कैप्टन ऑफ द फर्स्ट इंडियन नेशनल हॉकी टीम, बहुत ही शार्पली बनाया गया है ऑप्शन। तो अगर आपको क्लियरली नहीं पता है कि कौन सा ऑप्शन सही है, या फिर जयपाल सिंह के बारे में पूरा डिटेल में आप नहीं जानते, तो आप इसको नहीं कर सकते, राइट, ये ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। 1950 में आदिवासी महासभा झारखंड पार्टी बनाती है। ठीक है, झारखंड पार्टी के फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं जयपाल सिंह, और यही फिर झारखंड को बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा, जो कि 15 नवंबर 2000 को अलग हो जाता है बिहार से। द डेक्कन एग्रीकल्चर्स रिलीफ एक्ट ऑफ 1879, ये वही है जो डेक्कन राइट्स के बाद आएगा। ठीक है, जो मैंने वहां पे भी दिखाया था। वॉज इनएक्टेड बाई विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, क्यों इनएक्ट किया गया है, राइट, रीस्टोर लैंड टू द डिस्पोजेस्ड पेजेंट्स, इंश्योर, नहीं, लैंड सबको वापस दिया नहीं गया था, राइट, सो दिस एक्ट इज रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद इंश्योर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पेजेंट्स ड्यूरिंग सोशल एंड रिलीजियस ओकेजन्स, सोशल एंड रिलीजियस ओकेजन नहीं, रिस्ट्रिक्ट द सेल ऑफ लैंड, ये मैंने पहले ही बताया था, रिस्ट्रिक्ट द सेल ऑफ लैंड फॉर इनडेटेडनेस टू आउटसाइडर्स। ठीक है, क्योंकि बाहर के लोग खरीद लेते थे और फिर उनकी जमीन पे कब्जा हो जाता था, तो ये नहीं चाहिए, तो इसलिए इसके अंदर ये इसका ही मेन ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है, द समरी सेटलमेंट ऑफ 1856 वाज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग assumption। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर से पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़े थीम को की तरफ इशारा करता है। 1857 में आपको पता है कि अवध के बहुत सारे लोग काफी गुस्सा थे कि 1857 में जो रिवोल्ट होता है 1857 का, उसमें अवध का बड़ा रोल होता है। ठीक है, अवध का, और ये समरी सेटलमेंट ये कहता है कि अवध को जब एनेक्स किया जाता है, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस में, नॉट थ्रू सब्सिडरी अलायंस, नॉट थ्रू सब्सिडरी अलायंस अवध के साथ नहीं होता। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के बेसिस पे उसको अनेक्स किया जाता है, ये एक हमेशा रहेगा कि अवध को अनेक्स किस बेसिस पे किया जाता है। सो अवध का अनेक्सेशन होता है लॉ एंड ऑर्डर के बेसिस पे, दे फेल्ड इन द लॉ एंड ऑर्डर को सही से मेंटेन करने में, उसके बाद उसका अनेक्सेशन होता है। और उसी का एक प्रोविजन आज हमें प्रेसिडेंट रूल में भी दिखता है, आर्टिकल 356, नहीं 365 में। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर पाती है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रन कर पाती है, तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, आर्टिकल 365। ठीक है, तो उसी इसका मतलब ये लिंक वहाँ से आ रहा है। सो अवध को अनेक्स किया जाता है। ठीक है, तो अवध को नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे कि उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में अनेक्स किया गया था अवध को, सो दैट इज रॉन्ग, एक वो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। दूसरी बात है कि अवध को जब अनेक्स किया गया है, तो वहां पे जो बीच में जो मनी लैंड ये है, जो जमींदार हैं, जो ताल्लुकदार से जमींदार से, देखो ताल्लुकदार वो लोग होते हैं, ठीक है, जब जमींदारी के बीच में होते हैं, जमींदार एंड पेजेंट्स के बीच में एक बड़ा जमींदार होगा जिसके पास बहुत सारे गांव होंगे, लेकिन वो डायरेक्टली रूल नहीं कर सकता, तो उसके नीचे भी बहुत सारे ताल्लुकदार होते हैं या फिर जोतेदार भी होते हैं। ठीक है, दे मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर और टैक्स कलेक्शन का जो है उसमें हेल्प करता है। सो तो ब्रिटिश को ऐसा लगा कि ये जो ताल्लुकदार हैं, ठीक है, इनकी ज़रूरत नहीं है, ये स्टेट एंड पेजेंट्स के बीच में आकर के टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं और वो फालतू का टैक्स खा जाते हैं, तो उसको हटाने की बात की थी।
ठीक है। तो ये जो समरी सेटलमेंट की बात है 1856 का, इसके अंदर यही प्रोविजंस थे, और इसीलिए लोग जो ताल्लुकदार हैं वो काफ़ी नाराज़ हो गए कि हमारी तो रोजी रोटी छीन ली। तो इसीलिए 1856 का ये मैटर है, और 1857 में अवध के बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। सो ताल्लुकदार्स व इंटरलोपर्स विथ नो परमानेंट स्टेक्स इन द लैंड। क्या पूछ रहा है? बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन। हाँ, तालुक इंटरलोपर्स विथ नो परमानेंट स्टेक्स इन द लैंड, तालुकदार्स कुड evict the peasants from the, तालुकदार्स could take a portion of the revenue which flowed to the state। ये है द तालुकदार्स व इंटरलोपर्स, यानी कि जो बीच में है, विथ नो परमानेंट स्टेक इन लैंड, ऐसा मान के, अगेन एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस भी देखो, वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट, ठीक है। सो तालुकदार्स व इंटरलोपर्स विथ नो परमानेंट स्टेक्स इन द लैंड, और इसीलिए उनको हटाया जाना चाहिए, और इसकी वजह से समरी सेटलमेंट लाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है एशंसन रीजन। द औध किसान सभा, औध यानी कि अवध, ये लोग अवध को भी पता नहीं क्या सारी चीज़ की इंग्लिश गड़बड़ करके गए हैं, ठीक है। अवध, और इंडियंस इतने स्मार्ट है, मतलब क्या ही बोला जाए, जब भाई तुम्हारी इंग्लिश गलत है तो उसको सही कर लो ना। औध कौन लिखता है? अवध होता है ना, अवध है वो, उसको अवध लिखो, औध लिख दिया है। द अवध किसान सभा established in 1920 failed to bring under its wing any किसान सभा। सो नाउ दिस इज रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि अवध किसान सभा के स्टार्ट होते ही अराउंड 300 ब्रांचेस उसके खुल गए थे, तो इसका मतलब था कि लोग, बहुत सारे लोग साइन अप करने के लिए रेडी थे, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग। देन कम्स द अवध किसान सभा आस्क्ड द किसान्स टू रिफ्यूज द, ये सही है। सो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ये तो इजी था, दिस वाज इजी, लेकिन इसके पहले वाले या फिर एक दो क्वेश्चन और थे, वो थोड़े डिफिकल्ट थे। सो आज का छोटा ही रखेंगे सेशन, क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग सो एनर्जेटिक। So with this I'm signing off, see you in the next video, take care।